Hello everyone out there. I'm Dr. Ashwini Sharma this side. Hope you are doing well. What in this video you can expect? इस वीडियो में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये वीडियो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। उनका एग्जाम होने वाला है 18 तारीख को इनकम टैक्स का। अभी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि इससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ। तो इनकम टैक्स का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि द सब्जेक्ट विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल और उसको ऑब्जेक्टिव टाइप करना एक चैलेंजिंग टास्क है और एक थ्रेड भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। थ्रेड ये है कि कैसे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आएंगे उसके। चलो, इंटेंशन वो नहीं है, उधर नहीं जाना है कि क्या होने वाला है उस पर कमेंट नहीं करना। हम क्या उसमें कर सकते हैं बेस्ट, क्या आपको गाइडेंस मिल सकता है, क्या आपको एक माइंडसेट रखना चाहिए, क्या आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, कैसे आप प्रिपरेशन करें, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स। राइट, कीपिंग इन व्यू कि एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड है अभी 4-5 दिन में, 4-5-6 दिन में। तो इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट को अगर सब्जेक्टिव होता है तो न्यूमेरिकल पोर्शन आने की एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल सब क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेंसी होती है और सब्जेक्टिव भी आने की एक्सपेक्टेंसी होती है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव होता है, आप ये एक्सपेक्ट करें कि उसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएंगे। इट इज अ अनफेयर एक्सपेक्टेशन on the basis of my observation, experience, expertise towards this subject. ये अनफेयर एक्सपेक्टेशन है बीकॉम के एग्जाम के लिए। अगर ये एग्जाम होता सीए का, सीएस का, सीएमए का, राइट, कोई प्रोफेशनल और कोई, तो उसमें एक केस स्टडी बनाई जा सकती थी जिसमें बहुत सारा एक न्यूमेरिकल बना दिया बड़ा सा और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर दिए। यहाँ पर ऐसा अनफेयर एक्सपेक्टेशन है कि बीकॉम के एग्जाम में होगा। इसका पैटर्न अभी तक के क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ तो सिंपल ही आएगा। जैसे अगर आप पहला चैप्टर उठा लो, चैप्टर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन की बात होती है। इंट्रोडक्शन की बात होती है इनकम टैक्स की डेफिनेशन, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, स्कोप। तो आपकी इनकम टैक्स की बुक कोई सी भी आपके पास है, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उससे रिलेटेड कर लो। राइट, चैप्टर वाइज चैप्टर, थोड़ा एक एक मिनट का गाइडेंस लेके चलते हैं। तो उसमें इनकम टैक्स की फीचर्स से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। एक ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू बी क्लियर। दो और जोड़ देंगे, चार में से एक सिलेक्ट कर लो, डायरेक्ट टैक्स है ऑब्वियसली। दूसरा ये बन सकता है कि कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, या फिर और कोई अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इनकम टैक्स हेल्प काय में करता है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर सेविंग्स में हेल्प करता है, या फिर जस्ट सेविंग्स को रिड्यूस करता है। इस तरीके के चार ऑप्शन। कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसका इंटेंशन क्या है? डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम को रिड्यूस करना, इक्वालिटी लाना इन द इनकम, टू हेल्प द, टू अपलिफ्ट द लोअर सेक्टर। तो इस तरीके के क्वेश्चन कि कौन सा सही है। तो इसका इंटेंशन है कि वो डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम जो है, हायर इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप, में रिड्यूस करना। तो इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्टिव आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है, 1961। अगर आप इसे ही गलत कर दोगे तो दिस इज अ वेरी डिजास्टर सिचुएशन कि यू डोंट डिजर्व इवन टू अपीयर दैट एग्जाम ना। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में डिफाइन किया उन्होंने पर्सन को। तो उससे रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए। वो भी आप वहां से कर सकते हो, क्या बोलते हैं, किसी बुक से कर सकते हो या कोई ऑथेंटिक पीडीएफ लो। ऑथेंटिक पीडीएफ का सोर्स होता है जैसे टैक्स गुरु की वेबसाइट है, राइट। सीए की इटसेल्फ वेबसाइट होती है, वहां के आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, इनकम टैक्स सब्जेक्ट। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे डालोगे बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से। ऐसे ही कुछ भी ले लोगे तो वो रेलेवेंट नहीं होता, आंसर भी कभी कभी गलत होते हैं। इवन जो क्वेश्चन बैंक गैस पेपर बाजार में मिलते हैं उसमें भी थोड़ा डिजास्टर होता है कि आप उसको किसको सही मानो किसको गलत मानो। तो मेरा कहना आपसे ये है कि दूसरा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का है, तो यूनिट टू बी क्लियर के उसमें पर्सन होता है, राइट। पर्सन की डेफिनेशन है, पर्सन कौन है? इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, कंपनी है ना। तो ये सब आपका उसके अंदर रहना चाहिए। वो पूछेगा कि ये पर्सन है, तो कोई बच्चा सिलेक्ट करेगा तो उसको लगेगा इंडिविजुअल पर्सन होता है, बाकी कौन पर्सन है? तो भाई सारे पर्सन है इनकम टैक्स की आई में।
राइट। आपको वो पूछ सकता है कि करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है। अब करंट प्रीवियस ईयर का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं है। करंट फाइनेंशियल ईयर तो करंट असेसमेंट ईयर होता है, उससे पिछला वाला प्रीवियस ईयर है। तो उस प्रीवियस ईयर में जो कमाया उसकी इनकम का असेसमेंट इस साल होगा, तो वो करंट असेसमेंट ईयर होगा। यू नीड टू बी केयरफुल इन दैट, राइट। तो करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, अगर इस साल पेपर देना है, और तो ऑप्शन होना चाहिए 22-23, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, और 23-24 उसका असेसमेंट ईयर होगा। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपका जो है, ये बताओ साहब ग्रॉस टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या है। ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड्स की टोटल इनकम है, पहले हेड की इनकम है, सारे हेड की इनकम है, एक दो हेड की इनकम है, क्या है, व्हाट इट इज, एग्रीगेटेड टोटल इनकम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। आपसे पूछ सकता है कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम सेम है, सेम नहीं है, ये आंसर ही नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम सेम है इनकम टैक्स सीआई में। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट हो सकती है उसका फॉर्मूला वो पूछ सकता है। टोटल इनकम कैसे आती है, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U लेस करने के बाद आती है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि साहब ये बताओ, पर्सन हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, है ना। तो इनकम क्या होती है, इनकम के एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, कैजुअल इनकम के पूछ सकता है, टैक्स फ्री एग्जाम्प्ट इनकम कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी सेक्शंस में आती हैं वो पूछ सकता है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आप प्रिपेयर करो। जितने बुक, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं अगर उनको प्रिपेयर कर लेते दैट इज मोर देन एनफ। फिर इसके बाद आते हैं अपन रेजिडेंशियल स्टेटस में। रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो आपको वो पूछ सकता है कि सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप इनकम एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में डिसाइड होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड होता है, ऐसे करके दो और दे देगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड होता है, राइट। सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 5 में डिसाइड होता है। आपसे वो पूछ सकता है कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड होता है, इनकम टैक्स एक्ट से डिसाइड होता है, काय से डिसाइड होता है, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट से डिसाइड होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस किस पर्सन का डिसाइड होता है, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, कंपनी का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का, किसका, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, सबका डिसाइड होता है। आपसे पूछ सकता है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है पिछले साल का डिसाइड होता है, इस साल का होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है, हर साल का होता है जब भी रिटर्न फाइल करते हो। यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। तो फिर आपसे पूछ सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए कौन कौन सी आपकी जो कंडीशंस हैं इंडिविजुअल या एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए। तो यू नीड टू बी क्लियर कि आपको दो बेसिक कंडीशन है, दो एडिशनल कंडीशन है, एक एक्सेप्शन कंडीशन है। कैसे होगा, एक बेसिक पूरी कर ले, दोनों एडिशनल कर ले, ओआर हो जाएगा, इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। एक बेसिक कर ले और पहली या दूसरी एडिशनल कर ले, या एक भी एडिशनल ना करे, एनओआर हो जाएगा। एक भी बेसिक नहीं करे तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। एनओआर मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट। तो इस तरीके से कुछ बेसिक्स हैं वो, ठीक है। फिर एचयूएफ में कर्ता कौन होता है, जो घर के बाहर रहता है, घर के अंदर रहता है, कंट्रोल मैनेजमेंट में मेन पर्सन होता है, उसके साथ सब मानते हैं। एचयूएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो 4-5 फुल फॉर्म बना देगा इस तरीके से वो। या फिर आपसे पूछ लेगा साहब कि कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए उस कौन कौन सी कंपनी को हम डिसाइड करते हैं, इंडियन ओरिजिन को, या या फिर फॉरेन कंपनी, या फिर ऐसे करके लोकल कंपनी, ऐसे बनाएगा। तो पहला और दूसरा सही आंसर है। वहां पर कुछ बेसिक्स आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, अपॉन व्हाट, अपॉन के अगर वो इंडिया में काम कर रही है, मतलब इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो फिर कोई सी भी इनकम हो, उसका कोई सा भी कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा इंडिया में हो रहा हो, पूरा बाहर हो रहा हो, आधा इंडिया में हो रहा हो, आधा बाहर हो रहा हो, वो रेजिडेंट ही रहेगी। लेकिन अगर फॉरेन कंपनी है, ठीक है, और उसका कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा इंडिया में हो या पार्शियली इंडिया में हो, तो वो रेजिडेंट कहलाएगी प्रीवियस ईयर में। लेकिन अगर उसका फॉरेन कंपनी है, कंट्रोल मैनेजमेंट भी बाहर है, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दैट। तो बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, फिर टोटल इनकम कैसे डिसाइड करते हैं, वो 5 पॉइंट है वहां पर उसके, राइट। एक इंडिविजुअल पर्सन की टोटल इनकम इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी के बेसिस पे कैसे डिसाइड करते हैं, उसके 5 पॉइंट हैं। कि इनकम आपका जो है रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ओआर, एनओआर, एनआर तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, राइट, बट कंट्रोल एंड
सेटअप फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया, जिसका कंट्रोल सेटअप इंडिया में है लेकिन रिसीव वो बाहर हुई है या कमाई बाहर है, तो वो ओ आर और एन ओ आर के लिए टैक्सेबल होती है। अगर वो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुई है, कंट्रोल सेटअप वाला पॉइंट नहीं है, राइट, तो केवल ओ आर के लिए टैक्सेबल होती है। और पास्ट एंड टैक्स इनकम है ब्रॉट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, तो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है, फिर वो इस तरीके से बनता है, वो आपके माइंड में रहना चाहिए। फिर बात आती है 5 हेड ऑफ इनकम की। 5 हेड ऑफ इनकम का मतलब होता है कि पहला हेड सैलरी की बात करेगा, कौन सी सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है सैलरी, 15, 16, 17 ऑब्वियसली। फिर उसके बाद आपको सैलरी में ए बी सी डी इंक्लूड होता है। सैलरी में सैलरी, एक तो होता है सैलरीज, वो टोटल सैलरीज है, और उसके अंदर पहला होता है ए सैलरी, SALARY। फिर दूसरा होता है बी अलेवेंसेस, तीसरा होता है सी परक्विजाइट्स, अगला होता है डी प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो वो चारों होते हैं, उन सबको मिला के ग्रॉस सैलरीज आती है, राइट। उसमें से फिर ग्रॉस सैलरीज इन सबके टोटल में से फिर डिडक्शन, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, और एक प्रोफेशनल टैक्स एंड टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड बाय द एम्प्लॉई है, तो वो लेस करते हैं, तो टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट होती है। आपको डिटेल में जाना होगा कि आपका सैलरी के पार्ट क्या होते हैं, अलेवेंसेस के पार्ट क्या होते हैं, टैक्सेबल अलेवेंसेस कौन से होते हैं, एग्जेम्प्ट अलेवेंसेस कौन से होते हैं, पार्टली टैक्सेबल कौन से होते हैं, HRA कैसे कैलकुलेट होता है, वो पार्टली टैक्सेबल अलेवेंसेस का पार्ट होता है, एजुकेशन अलेवेंस कौन सा होता है। यू नीड टू बी जस्ट डूइंग समथिंग इन दिस। आपको अगर पूरी बुक के नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आप चैप्टर वाइज भी ढूंढ सकते हो, जो मिल जाएंगे आसानी से, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, मेरे से पूछोगे तो आई विल ट्राई टू हेल्प इन दैट इवन, राइट। उसमें भी मैं आंसर करने का कोशिश करूंगा। तो बी वेरी सिंसियर इन टेकिंग दिस, तो दिस विल हेल्प यू अलॉट इन दिस प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन दैट इज वेरी नियर टू कम। तो सैलरी के बाद आपका चैप्टर आता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका सेक्शन कौन सा है, अंडर सेक्शन 22 से 27 में एक्सप्लेन किया, ये इटसेल्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि इसका सेक्शन क्या है। फिर उसके बाद उसमें क्या चीज चार्जेबल टू टैक्स, टैक्सेबल होती है, इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल इनकम कौन सी होती है, नेट एनुअल वैल्यू होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, क्या होती है, ग्रॉस एनुअल, वो नेट एनुअल वैल्यू होती है। नेट एनुअल वैल्यू कैसे डिराइव होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लोकल टैक्सेस पेड बाय लैंडलॉर्ड, पेड बाय लैंडलॉर्ड, एक्चुअली पेड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेस करके होती है। फिर उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे कैलकुलेट होती है, वो नेट एनुअल वैल्यू का 30% होती है। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कब मिलता है, चाहे आपने प्रॉपर्टी लेट आउट किया तब भी उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, चाहे आपने प्रॉपर्टी खुद के रहने के लिए यूज किया तब भी उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, राइट। लाइकवाइज दिस, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस लोकल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू लेस आपका जो है इंटरेस्ट लोन का डिडक्शन, और लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, देन टैक्सेबल इनकम कम्स। फिर आपसे पूछ सकता है कि नेट एनुअल वैल्यू आपने खुद हाउस खुद के रहने में यूज किया है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आपने खुद के रहने के लिए हाउस यूज किया है तो नेट एनुअल वैल्यू आपकी निल होती है, NAV निल होती है, राइट। अगर आपने किराए पे उठाया है तो GAV में से लोकल टैक्स हटा के आती है। अगर आपने जस्ट बिजनेस में यूज किया है मकान को तो उसकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं होती है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड डूइंग द बेटर स्कोरिंग एग्जाम, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर अपन बात करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को डिफाइन, स्टैंडर्ड जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है तब, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है तब, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है तो आपका कैसे कैलकुलेट होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यू नीड टू बी क्लियर ऑन दैट, राइट। और लाइक म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट में हायर, स्टैंडर्ड रेंट एज इट इज उसका हायर, इन दोनों में फिर आपका कम, फिर उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं उन दोनों में ज़्यादा, राइट। जो फॉर्मूले सीखे हुए हैं आपने जिस भी बुक से, जो भी रेफरेंस आपके पास है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। फिर इसके बाद बात आती है कौन सी, हाउस प्रॉपर्टी के बाद कौन सा चैप्टर है, पहला ऐड हो गया सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन की बात करोगे तो कौन सी सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है, 28 to 44 में एक्सप्लेन किया गया है। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर कैसे कैलकुलेट होता है, बिजनेस प्रोफेशन में कैसे कैलकुलेट होता है, बिजनेस प्रोफेशन में कैलकुलेट होता है टैक्सेबल इनकम, एक तो प्रोफेशनल पर्सन का और एक बिजनेसमैन का। दो बेसिस लगते हैं वहां पे, दो बेसिस लगते हैं, एक तो मर्केंटाइल सिस्टम, राइट, और एक कैश बेसिस। मर्केंटाइल में एक्रूअल बेसिस आता है, कैश बेसिस में कैश बेसिस आता है, कैश बेसिस में बिजनेसमैन बनाता है कैश बुक, वो बनाता है रिसीव्स एंड पेमेंट, प्रोफेशनल। और मर्केंटाइल बेसिस में बिजनेसमैन बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस,
और जो वो प्रोफेशनल है वो क्या बनाता है, वो बनाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको दिया है तो सेम रूल चलता है। लेकिन अगर रिसीप्शन पेमेंट और कैश बुक दिया है तो सेम रूल चलता है, दोनों को सेम मानते हैं। तो उसके दो फॉर्मेट हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा न्यूमेरिकल तो आना नहीं है, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर विद द फॉर्मेट ओनली। ठीक है। तो फॉर्मेट कैसा कि आपसे वो पूछ सकता है कि अगर दिवाली के टाइम पर बोनस बांटा बिजनेसमैन ने तो क्या ये अलाउड एक्सपेंस है, यस और नो। यस। अगर आपसे कहे वो कि पर्सनल अपने बच्चे को जूते दिलाए, अपने बच्चे की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की, या अपने घर का कोई मान लीजिए सामान लेके आए, फर्नीचर लेके आए या एसी लगवाया, तो वो अलाउड एक्सपेंसेस है कि नहीं? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द एम्प्लॉयर, नहीं। बिजनेस का प्रॉफिट पूरा उसका होता है तो नहीं। तो इस तरीके से आप बिजनेस प्रोफेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के बनाइए। ठीक है। और उसकी डिडक्शंस कौन सी होती है। तो फिर इसके बाद बिजनेस प्रोफेशन के बाद कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है? बिजनेस प्रोफेशन के बाद कौन सा है? कैपिटल गेन्स। हाँ, सैलरी हो गया, हाउस होल्ड हो गया, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन में क्या डिफरेंस है। कैपिटल एसेट एक्चुअली वो एसेट होती है जिसको बेचकर कोई भी सरप्लस आता है। कैपिटल गेन रिजल्ट होता है ट्रांसफर करने का कैपिटल एसेट को। कैपिटल एसेट दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन एसेट कौन सी होती है, बताओ ना? 24 महीने से ज्यादा लैंड एंड बिल्डिंग, 3 साल से ज्यादा आपकी जो है अदर कोई भी एसेट, गोल्ड ज्वेलरी, और 1 साल से ज्यादा कौन सी, शेयर, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड। और इन सब का टाइम पीरियड इतना कम कर दो, 24 महीने से कम रखकर ट्रांसफर किया प्रीवियस में, 36 महीने से कम रखकर ट्रांसफर किया प्रीवियस में, 1 साल से कम रखकर ट्रांसफर किया प्रीवियस ईयर में, उन्हीं तीनों चीजों को, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। कोई भी रिटर्न डाउन वैल्यू अगर आपको किसी एसेट की दे रखी है तो फिर वो टाइम पीरियड मैटर नहीं करता है, फिर उसको अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानते हैं, उसको हम ट्रांसफर प्राइस या सेल प्राइस में से घटाते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है अंडर सेक्शन 50। यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। इवन वहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कुछ एग्जाम्पन्स हैं, 54B, 54D, 54 EC, F और डी। तो उन सबको थोड़ा सा पढ़ लो, जितना मैक्सिमम पढ़ सको। डरो मत, डरने का काम नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आएगा। मैं तो खैर ज्यादा बोल रहा हूँ, इससे कम ही आएगा। ठीक है। तो कैपिटल गेन के बाद में कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आएगा आपको, भाई कौन सा इनकम चार्जेबल टू टैक्स होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जो 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 चार्जेबल नहीं हुआ ऊपर के चार्ज हेड में, वो इसमें आएगा, रिपीट नहीं आएगा, उसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, नहीं होगा। आपका जो है जो कैजुअल मिलने वाली इनकम है, सैलरी टू MPMLA है, आपके लॉटरी की, क्रॉसवर्ड की, हॉर्स रेस की, ट्यूशन की, तो कोई भी ऐसी इनकम है वो सारी इसमें आती है। तो सारी अलाउड इनकम जोड़ दो और उसमें से उसके अगेंस्ट कोई खर्चा है तो घटा दो। जैसे डिविडेंड की इनकम ऊपर आपने जोड़ी, उसको कलेक्ट करने का कोई पेमेंट बैंक ने लिया तो लेस कर दो। आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई उसको, और जिस सिक्योरिटी से इंटरेस्ट की इनकम हुई उसको खरीदने के लिए कोई लोन लिया जिस पर इंटरेस्ट दिया तो उसका खर्चा घटा दो। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इनकम हुई, तो सबलेट क्या होता है, किराए पे ली हुई चीज को किराए पे उठाना, आप मालिक नहीं हो उस चीज के, आपने किसी किराए पे लिया किराए पे उठाया, तो उस इनकम में से उससे अगेंस्ट जो खर्चा है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि 10,000 रुपए पे आपने 2 फ्लोर का मकान लिया, आपको वो जरूरत नहीं थी, एक फ्लोर पे रह रहे हो आप, दूसरा फ्लोर आपने 8,000 रुपये महीने पे किसी को किराए पे उठा दिया, और मकान मालिक को तो 10,000 ही देने ना, तो उसमें 2,000 जोड़ा आपने दे दिया। तो 8,000 का जो आपका रेंट आया, उसमें से उस पोर्शन का रेंट कितना था जो आपने लैंडलॉर्ड को दिया, आधा ना, 10,000 का आधा 5,000 ना। तो उस 8,000 में से 5,000 घटा दिया, तो जो 3,000 की आपकी बच रही है वो आपकी सबलेटिंग की इनकम है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। तो यू नीड टू बी रेडी फॉर दीज थिंग्स, राइट। तो सारा अदर सोर्सेज से रिलेटेड इनकम जोड़ा, घटाया, जो रिलेटेड इनकम है, एक्सपेंस है उसको कलेक्ट करने का, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया। फिर जिसके बाद अगर ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, इन सबको जोड़ते हैं, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन। तो फिर उसके बाद एग्रीगेट करने के बाद में आपका जो है एग्जेम्पशंस वगैरह होता है, रिलीफ। अभी फिर उसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज होता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, सेट ऑफ क्या चीज होती है, सेट ऑफ का मतलब होता है कि अगर सेम ईयर में इनकम हो रही है तो कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है केवल इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी, कोई नुकसान है तो उस नुकसान को या तो सेम हेड में दूसरी इनकम से एडजस्ट करना या किसी दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट करना, उसे सेट ऑफ बोलते हैं, और सेम ईयर में।
लेकिन सेम ईयर में अगर कुछ नुकसान आपका एडजस्ट नहीं हो पाता है और उसको उस ईयर में नहीं है एडजस्ट हो पाता, उसको आने वाली ईयर में होने वाली इनकम से कवर करने के लिए ले जाते हैं हम, उसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, राइट। तो उसके जो रूल्स होते हैं उनको पढ़ लो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के, और उसके ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लो। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद क्या है? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद क्या है? डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब एट अंडर सेक्शन 80, तो अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस दी हुई हैं जिनको आपको समझना है। 80C से 80U का मतलब क्या होता है? 80C से 80U का मतलब ये होता है कि 80C में कौन सी हैं, 80D की 80C आपकी जो है 1.5 लाख रुपए तक की है, तो उसमें फिर 80CCD कौन सी है, नेशनल पेंशन स्कीम की है, फिर उसका 80D मेडिकल इंश्योरेंस की है, फिर उसके बाद में 80DD का की है, 80E का की है। इस तरीके से आप लास्ट तक डिडक्शंस को जितना मैक्सिमम कवर कर सको उतना करो, राइट। जितना घबराने की जरूरत नहीं, जितना आसानी से हो जाए। 60 ही तो सही जाने हैं ना, वो आसानी से हो जाने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक आना है, मैं ज्यादा बता रहा हूँ, मैं पूरी किताब का लेआउट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वट यू हैव प्रिपेयर्ड इज मोर देन एनफ, यू हैव टू रिवाइज दैट एज मेनी एज टाइम यू कुड, राइट। और नहीं किया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक लेके चलो आइडिया, और बेसिक आइडिया से आप यू विल बी एबल टू डू दैट। तो डिडक्शंस के बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, सार न्यूमेरिकल तो आना नहीं है, तो इस गाइडेंस को लेके आप करो। और बाकी इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या होती है, पैन के बारे में, पैन कार्ड के बारे में डिटेल, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इन सब पे करो। आई होप दिस वीडियो आई एम कीपिंग शॉर्ट, अबाउट 15 मिनट्स के आसपास हो गया। तो इट इज मोर देन द गाइडेंस दैट नीडेड टू बी गिवन, राइट। आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ये OMR का मतलब इजी पेपर, अगर पेपर में कुछ होता वजन तो वो सब्जेक्टिव होता। OMR का मतलब इजी पेपर। वैसे अगर ये CA का पेपर है तो इजी नहीं है OMR का, राइट। उसमें केस स्टडी बनती है, यू नीड टू बी वर्किंग हार्ड, दैट हार्ड, इतना इतना पढ़ना पड़ता है, फिर छोटा पेपर होता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। लेकिन अभी अगर BCom के में है तो अभी एग्जाम देने जा रहे हो, तो आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज यू। अगर एग्जाम की स्टार्टिंग कर रहे होते, हम प्रिपरेशन की स्टार्टिंग का गाइडेंस दे रहे होते तो वो अलग होता। मैं कहता कि भाई की नोट्स बनाओ, सब प्रिपेयर करो, सिंसियर लो। लेकिन इस टाइम पर क्योंकि एग्जाम का लेवल जो अपन देख के आ रहे हैं, तो उससे मुझे लगता नहीं है आपको ये वीडियो दैट विल हेल्प यू द मोर देन टिप्स related information. So this is what the best I can give you at this point of time. Hope you will be applying all everything whatever you have learned from this, and doing the best in your examination. Wishing you all the very best for your upcoming exam, right? Thank you so much. Bye bye, take care. तो लाइव क्लास जो बनी संस्कार की कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी वैल्यूज अपन दे रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्टर करो। वैल्यूज का मतलब आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए काम कर रहे हैं, आपके जस्ट मनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके माइंडसेट के रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो कोई मैसेज ढंग से आप किसी को दे पाओ, कुछ काम कर पाओ अपने, राइट। कॉन्फिडेंटली आप ग्रो कर पाओ अपनी लाइफ में, खुद को समझ पाओ, बाद में दूसरे को समझोगे बॉस। जितना तुम ग्रो करोगे उतना लाइफ में तुम ग्रो करोगे, जितना तुम ग्रो करोगे लाइफ में तुम उतना ग्रो करोगे। तो आई होप एंड आई वुड हाईली रेकमेंड कि 90 मिनट्स की लाइव मास्टर क्लास का जो लिंक है यहाँ पर, उसको आप रजिस्टर करो। मीट यू इन द मास्टर क्लास। थैंक यू। और एक और चीज रह गई, वो एक मनी संस्कार बाइट का एक सेशन चालू किया है जिसमें शॉर्ट्स 1-1 मिनट के लेके आ रहे हैं, वो बहुत काम के हैं आपके, उसको भी आप फॉलो करो। तो वहां से उसको सब्सक्राइब कर लो, तो 1 मिनट में 10 मिनट नहीं, 20 मिनट की वैल्यू आपको मिलेगी। दैट विल हेल्प यू। वट एवर आई हैव शेयर्ड will make sense to me only if you apply everything. Comment in the box that you will apply. Commit, I will do that. Commit in the box. Thank you.